आज भी हम किसी मंदिर मस्जिद में कहीं जाते हैं तो गुरुद्वारा में जाते हैं तो कहा जाता है कि आप अपने सिर को ढक लीजिए। यहां तक कि मैं जब गुरुद्वारा गया था तो जब तक आप सिर को ढकेंगे नहीं तब तक आपको दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। काफी रिस्ट्रिक्शन है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी है। आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जब मस्जिद में जाते हैं बगैर से ढके हुए। हमारे मुस्लिम फ्रेंड एक हैं, वो बताएंगे क्या सही बात है। हिंदू संस्कृति में भी ऐसा रहा है, मिथिला में भी बहुत पहले से रहा है। लेकिन इस सिर वस्त्र को जिसे हम पाग कहते हैं, पंजाबी में से पग बोलते हैं, राजस्थान में से साफा बोलते हैं, महाराष्ट्र में से फिट बोलते हैं, विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। कहीं पर क्राउन कहते हैं, कहीं कैप कहते हैं, कहीं हेडगियर बोलते हैं। मिथिला में भी इसे पाग बोला जाता है। तो वहां पाग किसी कास्ट क्रीड से जोड़ दिया गया। वहां दो जातियां खासकर ब्राह्मण और कायस्थ में पहनने की ओर देखा गया। इसका कारण शायद ये रहा होगा, एजुकेशनली लोग काफी एडवांस्ड हुए, शैक्षणिक रूप से काफी एडवांस होने के कारण ये लोग तो पहनते थे और कोई अन्य जाति पहले पाग उतने नहीं पहनते थे। लेकिन जब कोई बड़े पोस्ट को धारण करते हैं, कहीं ऊंची पद पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनके सम्मान में पाग सम्मान दिया जाता है। जैसा कि अभी मैडम को हमने पाग सम्मान दिया, उन्होंने सहज उसे स्वीकार किया। राजनेताओं का नाम की चर्चा करें, कोई अन्य हो, विद्वान की चर्चा करें, सब उन्हें पाग सम्मान किया जाता रहा है। मांगलिक कार्य में वहां पर पाग पहनने की परंपरा रही है। लेकिन इस पाग में हाथ से बनाया जाता है। ये समस्या ये थी कि इसमें पुराने वस्त्र का उपयोग किया जाता था, जो लॉइन क्लॉथ धोती होती है, उस धोती को क्लीन करके और कूट और कागज के सहारे यह बनाया जाता रहा है। स्वाभाविक है, तो कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या पूजा हो या अन्य तरह के कार्यक्रम जहां पर पाग पहनने की परंपरा रही है, तो यंग जनरेशन पहनने से बचते आ रहे हैं। 2 साल पहले की घटना है कि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने कहा पाग पर कोई काम नहीं हो रहा है, पाग विलीन होता जा रहा है। ये मेरे दिल को कहीं भी छू गया। मैंने सोचा मैं वहां से हूं और समाज के लिए कुछ कर्ज अदा कर सकता हूं, तो इस पाग बचाओ माध्यम से कर सकता हूं। तो हमने पाग बचाओ अभियान नाम से कैंपेन चलाना शुरू किया। मिथिला लॉ फाउंडेशन एक संस्था का गठन किया कि कोई काम ऑर्गेनाइज ढंग से करने के लिए इसकी जरूरत होती है। फिर हम इस काम को शुरू किया। अब क्या है, जो पाग जो पुराने वस्त्र था उसको हमने रिप्लेस करके नए वस्त्र, जो आप देखेंगे यहां पर नए वस्त्र इसमें देखेंगे, और जो कूट और कागज के सहारे इसमें जो उसको स्टिफनेस लाया जाता था, हार्डनेस लाया जाता था, उसकी जगह पर हमने बकरम का प्रयोग किया। और ताकि यह अच्छा भी लगे, नया लुक भी होगा, लेकिन इसकी जो मूल बनावट है उस मूल बनावट में हमने कोई परिवर्तन नहीं लाया। जैसे यहां पर आप देखेंगे 3 रेखाएं हैं। ये 3 रेखाएं एक सामान्य रेखाएं नहीं है। मिथिला में लोग भगवान शिव के काफी उपासक होते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव कहलाते हैं। तो वहां त्रिपुंड चांदन जो है वो किया जाता है, त्रिपुंड चंदन किया जाता है, सर बताएंगे। तो ये त्रिपुंड चंदन की वह रेखाएं हैं। यह द्योतक है कि हम मिथिला से हैं। वहां लोग मिथिला के बेल्ट में जो देवों में देव महादेव, जो सबसे बड़े देवता कहलाते हैं, उन्हें महादेव कहते हैं। शिव के वहां उपासक या प्रासंगिकों का यहां बताना, क्यों मिथिला के इस भक्त से लोग इतना वह खुश थे महादेव तो खुद साक्षात वहां पर आए विद्यापति के दरबार में, जिसकी कवि विद्यापति पदावली में और कई अन्य जगह की उल्लेख मिलता है। तो भगवान शिव वहां साक्षात मिथिला में आए और वो अभी एक सेवक बनकर के वहां है, जो मिथिला की हम सेवा करते हैं। तो वहां की संस्कृति ऐसा वह रहा है, तो यह सही का है। लोग वहां पर इंटेलेक्चुअल आदमी कहलाते हैं, पढ़ने लिखने में काफी दिलचस्पी लेते हैं।
तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं वो आईब्रो की निशानी है। ये आईब्रो की निशानी है, अर्थात ज्योति का वह द्योतक है। ये कहने वहां के ज्ञान का जो भंडार कहा जाता है, तो यहां से ज्योति निकलती है। और इंग्लैंड में जैसे कोई राजा होता है, वहां उसे हम क्राउन देते हैं, तो ये सभी लोग अपने आप में राजा हैं, तो उन्हें शाही अंदाज, एक शाही लुक दिया गया, क्योंकि कन्नड़ वंश के लोग वहां पर काफी पहुंचे। इसीलिए इस पार्क में यहां पर शाही अंदाज में यहां पर फ्लैट दिया गया, ये शाही लुक है। तो एक राजशाही लुक भी वहां पर वह दिया गया है। इन सारी बातों की चर्चा मैंने अपनी किताब पार्क में की है, और बहुत सारी बातें हैं जो कि कॉम्परेटिव स्टडी हमने की है। लेकिन पार्क बचाओ अभियान क्यों? पार्क बचाओ अभियान इसलिए कि कहीं न कहीं ऑन द स्लॉट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर जो हम देख रहे हैं कि हमारी कल्चर कहीं न कहीं लीन होती जा रही है, या उस पर वह कई प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं बचाने की जरूरत है। हम पार्क बचाओ मतलब अपनी प्रतिष्ठा बचाओ। जो अपनी प्रतिष्ठा है हमारे यहां की, उस प्रतिष्ठा को हम कैसे बचाएंगे, हम इसकी चर्चा करते हैं। उस प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? जब वहां पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों अंगों का विकास होगा और वह बचेगा। तो हम पार्क बचाओ माध्यम से वहां की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। सामाजिक एक रूपता, क्योंकि वहां पर पार्क जो खास जातियों में के बीच में पॉपुलर थी, हमने नारा दिया पार्क फॉर ऑल। पार्क फॉर ऑल, यह सम्मान क्या यदि चीज है, इस सम्मान का द्योतक है, तो किसी जाति वर्ग विशेष के बीच में सम्मान नहीं हो सकता है। ये सम्मान सबको, उतना ही नहीं, महिला पुरुष सबको ले। तो पार्क नो कास्ट, क्रीड और रिलीजन। पार्क संस्कृति जो है वो कोई कास्ट, क्रीड और रिलीजन का वो तो नहीं रहेगा, उसके बल पर नहीं चलेगा। तो ये सम्मान सबको, तो हमने पार्क बचाओ माध्यम से यह सबको सम्मान पहुंचे। साथ ही साथ पार्क 3 रंगों में होता था। रेड जो वहां पर एक आली कलर कहलाता है, लाल कलर को वहां पर आली कलर कहते हैं उस भाषा में। दूसरा मस्टर्ड कलर, जिसे उस भाषा में वहां पर कैची कलर बोलते हैं, कैची रंग, और श्वेत रंग। परंपरा ऐसा रही है। जो पॉइंटर के लिए जो लाल रंग है, बरुआ और आग जो है उसमें पहनते रहे हैं, और उनके साथ साथ जो रहे सभी लोग ये कैची कलर का और व्हाइट कलर बड़ी बुजुर्ग पहनते रहे। लेकिन जब आज के समय में हमने ये देखा कि 7 दिन का अलग अलग महत्व है, तो हमने सतरंगा, जो एक प्रकृति का रूप है, जो सतरंगा कलर जो है वह रेनबो कलर में, हम 7 रंगों में हमने पार्क को बनाया, जो पहली बार हुआ है। 7 रंग का पार्क पहले कभी नहीं था, 7 रंग, लेकिन मूल चीज जो है वो समान है। हमें धन्यवाद देते हैं यहाँ म्यूजियम को। हमने यहाँ डायरेक्टर से जब संपर्क किया और मैंने कहा इस तरह से हमने काम किया है, तो बहुत आह्लादित हुए, बहुत खुश हुए। नहीं, इसका प्रोग्रेशन तो होना चाहिए, आप एग्जीबिशन यहां लगाइए। और हमने यहां एग्जीबिशन वो लगाया, और काफी लोग यहाँ पर, काफी विदेशी लोग भी वहां आते हैं, उन्हें देखा, बड़े चौक से वह देखते हैं, वो पहनते हैं, वो लेते हैं। हमने यहां तक तो मैडम को भी कई बार देखा, उन्होंने काफी एक्टिव रहती हैं और वह बड़ी गंभीरता से वह देखती रही। और उन्होंने भी पूछा बातचीत के दरमियान में क्या ये पहली बार हो रहा है? मैंने कहा हाँ, तो वो भी प्रसन्नता उन्होंने जाहिर की। तो पार्क बचाओ माध्यम से हम मिथिला की संस्कृति नहीं, हमारा मानना है कि मिथिला की संस्कृति बढ़ती है तो हमारे देश की संस्कृति बढ़ती है। हम अपने देश की संस्कृति को कैसे मजबूत करेंगे? आज यदि इंग्लैंड अमेरिका के हैट और कैप यदि हमारे देश में विभिन्न कोने में उपलब्ध है, तो हमारा पार्क क्यों नहीं देश विदेश में उपलब्ध हो? मिथिला लोग की यह कोशिश है, विभिन्न देशों में हमारा पार्क जो है वह उपलब्ध होगा। और हमें बहुत जगह से कॉल आया है, यह पार्क बचाओ अभियान इंग्लैंड में चलना चाहिए, अमेरिका में चलना चाहिए। हमारे सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। 2 दिन पहले कनाडा से हमारे पास लेटर आया, वहां की गवर्नमेंट ने हमें वो लिखा है कि हम आपके पार्क बचाओ अभियान का समर्थन करते हैं, और आपको जो भरसक वह आपकी जो मदद है हम वहां पर वह करेंगे।
क्योंकि हमने एक लेटर लिखा है लगभग सभी देशों को। ये वर्ल्ड में कई म्यूजियम तो है, लेकिन म्यूजियम ऑफ पार्क नहीं है। तो हम मिथिला में पार्क म्यूजियम बनाना चाहते हैं, जिसमें देश के विभिन्न दोस्तों के जो पार्क है, हेरिटेज है, वह उपलब्ध रहेगा और लोग यहां देखने के आएंगे, कॉम्पिटिटिव स्टडी होगा। तो पार्क म्यूजियम की हम चर्चा हुआ कर रहे हैं। इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजी रोजगार पर मिलेगा, क्योंकि यदि वहां पर पार्क म्यूजियम बनती है और उसके साथ साथ हम एक मिथिला कल्चरल हब यदि वहां पर हम निर्माण करते हैं, उस कल्चरल हब से फायदा वहां के लोगों को होगा, वहां के युवकों को फायदा होगा, उसके विभिन्न तरह की स्किल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। पार्क की वहां पर कोई ट्रेनिंग नहीं लेगी, पार्क बनाने की जो है फैक्ट्रियां खुल सकती है मिथिलांचल में, जिससे रोजी रोटी वो अपन करेगी। हम विभिन्न तरह के स्किल सेंटर की भी डेवलप करना चाहते हैं। तो पार्क बचाओ अभियान केवल एक पार्क को बचाने की बात नहीं है, वहां की संस्कृति को बचाने की जरूरत है, वहां के सामाजिक समरसता को बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर आर्थिक विकास की बात करनी है, ताकि पर कैपिटा इनकम कैसे हो। जब वहां पर देश विदेश से लोग वहां पर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पर रेवेन्यू का जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेशन होगा तब अर्थ का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, लोग धनधान होंगे, लोग खुश होंगे। और मिथिला वही जगह है जहां पर लोग विभिन्नता में भी संपन्नता महसूस करते हैं। जैसा कि बाद में पहले बताया, जो कहीं न कहीं तो पुराने कपड़े का यूज किया जाता था, कहीं न कहीं विभिन्नता का दोहन था, तो सिंबल ऑफ पॉवर्टी हुआ था। फिर भी आपने आयाती मिश्र का नाम सुना होगा। आयाती मिश्र उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कभी जिंदगी में कभी उन्होंने याचना नहीं की। सावा कट्ठा की ही जमीन, जो जमीन का टुकड़ा था, उस पर उन्होंने जिंदगी बिताई और कहीं कोई याचना उन्होंने नहीं की। मेरे कहने का मतलब है, जो अभी जो नोटबंदी का समय है, जहां पर डिनोमिनेशन के चलते लोग कम से कम मैं अपने घर परिवार को चला रहे हैं, मिथिला बहुत पहले से सिखाता रहा है। कम से कम खर्च में हम कैसे खुद रह सकते हैं, यह यदि कहीं सीखना हो तो हम मिथिला का दर्शन करें। सबकी मुस्कान यदि देखना हो तो हम मिथिला चले। हम यह दूसरी बात है, आज के समय में जॉब रोजी रोजगार की कमी है। मैं भी मिथिला से हूं, कई लोग हैं वो आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये रोजी रोजगार वहां पर कैसे बढ़े, इन सारे बातों को हम लोग काम करते हैं। हम यह शुक्रगुजार यह म्यूजियम के हैं, क्योंकि इन्होंने हमें यह जगह दी है, यह हमें बोलने का या दिखाने का, प्रेजेंट करने का एक जगह दी है। तो हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम का, यहाँ के डायरेक्टर का, जिन्होंने वह समय। सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी, बिकॉज मैं क्राफ्ट म्यूजियम से हूँ। तो कोई भी अगर एसोसिएशन किसी भी क्राफ्ट को या ट्रेडिशन को बचाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड जहाज जी ने बहुत ही एफर्ट्स लिए और उस एक पार्क ट्रेडिशन को रिवाइव किया, जो कि लैंग्वेज हो चुका था। साथ ही उसने कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट डाला, जैसे वो 3 कलर्स में थे बता रहे थे, अब ऑल कलर्स में आ गए, विच इज वेरी गुड थिंग। दूसरा, मैं तो सिर्फ क्राफ्ट म्यूजियम के बारे में बता सकती हूँ। हमारा क्राफ्ट म्यूजियम इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल के अंदर में आता है। इट्स सेटअप बाय 1956 ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से सेटअप किया था, इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल के अंदर आता है। और हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, जिसमें कि हम 25 कारीगरों को, मतलब 24 कारीगरों को और एक परफॉर्मर को हर महीने बुलाते हैं टू प्रमोट, उनकी क्राफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रमोशन देने के लिए, और जैसे जो लैंग्वेज क्राफ्ट हो चुके हैं उनको रिवाइव करवाने के लिए, ताकि वो यहाँ आए, इस प्रोग्राम में भाग लें, उनको लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिले और वो डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, तो लोग उनके काम को देखते भी हैं और उनको पसंद भी करते हैं, और उनको बहुत चांस मिलते हैं मीडिएटर के बिना लोगों से इंटरेक्ट करने के, बिजनेस एस्पेक्ट भी बढ़ते हैं। उसी में जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्राफ्ट म्यूजियम में हमारे डायरेक्टर साहब ने इनको उस प्रोग्राम में भाग लेने का मौका दिया इस बार, और फर्स्ट टाइम जो है आप हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे। बस इतना ही कह सकती हूँ। सबसे पहला तो यही है कि उन्होंने क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में एक अपनी एग्जीबिशन को, अपने क्राफ्ट को, ट्रेडिशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। इसके अलावा अगर और भी बहुत लोग बनाते हैं तो हम इसकी एक एग्जीबिशन कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी एंड ट्रेडिशनल व्यू के साथ मिक्स होके, जो कि हम हमेशा करते हैं क्राफ्ट को दिखाने के लिए। एजुकेट, म्यूजियम का पर्पज है लोगों को एजुकेट करना क्राफ्ट और ट्रेडिशन के बारे में। तो अगर पास्ट के बारे में जिससे किसी को नॉलेज नहीं है तो हम एक अच्छी एग्जीबिशन कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन के थ्रू हम और उसको बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि पास्ट भी एक ट्रेडिशन है क्राफ्ट। अब मैं श्री के मिश्रा साहब से, डॉक्टर के मिश्रा साहब से आग्रह करूंगा, जो चूंकि
उनका एनडीए पर काफी काम किया हुआ है, वो कुछ बताएं। आपने तो सब कुछ बता ही दिया है। कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ पाक पर और मिथिला की संस्कृति पर और भाव पर। चिंतन शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीय ना करने कि जो लोक विरुद्ध कुछ मत कीजिए, लेकिन जो लोक के साथ है उसको प्रमोट कीजिए और इस तरह से प्रमोट कीजिए कि उसके अस्तित्व को मत बिगाड़िए, उसके अंतस में सुधार कीजिए और सुधार के व्यवहार से उसे बहुत उन्नत कर दीजिए। जो इन्होंने किया 3 से 7 तिरंगा से सतरंगा बहुत बड़ा प्रयोग है। धन्यवाद। बाकी थोड़ी सी इतिहास में हम ले जाना चाहते हैं आपको। हमारे यहाँ राजा जनक हुए थे और जनक को विदेह कहा जाता है। जनक जो इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था, जनक ने कहा कि मेरे पास अनंत वित्त है, एंडलेस इकोनॉमी, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। मेरे पास अनंत वित्त है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे से समस्त चीज अगर यदि प्रदीप्ता या अगर सूर्य ने समस्त चीज को आग लगा दिया, ना दाहयत किंचित मम, मेरा कुछ भी नहीं चलेगा। इट डजंट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ये हमारा सिद्धांत था और इसीलिए जीर्ण सिर्फ पुराने वस्त्र से, कपड़े से, कूट से पाग को बनाते थे। तंत्रिका होता था और मिथिला पंचोपासक था। सूर्य थे जो आप लोगों ने ज्योति के रूप में बताया। मिथिला में राम और कृष्ण थे। यह मयूर कृष्ण का भी है, यह विष्णु का भी रूप है। मोर मुकुट धारी गिरधर गोपाल, ये इसकी प्रवृत्ति है। और मिथिला में शिव थे, जो मिथिला में एक बड़ा अजूबा क्षेत्र है जहां मिट्टी के शिव बना के 1-1 लाख की पूजा की जाती है। और मिथिला में हर एक लड़कियों को पार्वती भी माना जाता है, सीता भी माना जाता है। मिथिला की लोक कथाओं में ऐसे बहुत सारे गीत हैं। विद्यापति ने शिव पर 2 तरह के गीत लिखे, एक नचारी और दूसरा महेशवाणी। नचारी मतलब लाचारी, एक भक्त भगवान से अपनी लाचारी कहता है। और महेशवाणी शिव का जो एटीट्यूड है, वो नहीं जानी अब गौरा कोड कोड सहती, गजखोड़ भगवती वाजुलिया के संग रहती, धरियो निछानी तन में, लाजो निछानी मन में, बेहरा धीरन वन में दिन की प्रिया करूँ। इस तरह की। और सूर्य तो है ही, विष्णु है, पार्वती है, और ये सारी चीज का और उसके साथ तंत्र है। तंत्र का प्रयोग हुआ था अभाव में। और अब जब हम सारे तरफ विकास कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारे संस्कृति के अवयव भी ग्लोबल पेनोरमा के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। एम.एफ. हुसैन साहब तो ठीक है, हमारी कलाकार हमारी सीता देवी भी उसी कला के साथ आगे बढ़ रही है। उनके साथ भी सिग्नेचर है, हमारे साथ भी सिग्नेचर है। एंड आई हैड ए चांस टू क्रिएट ए प्रॉपर नेम प्लेट एवरीथिंग। पूरे बैंड उसका ब्रोशर बनाया था उनके साथ। एंड आई हेल्प हिम गेटिंग हिज PhD इन दैट स्पेसिफिक डिसिप्लिन आल्सो। आई विल टेक यू विथ मी, लेट अस गो एंड सी द स्टेटस ऑफ दैट। और उसके बाद हमने कलेक्शन शुरू किया कि हेडिटिया ट्रेडिशन क्या होती है। मेरे पास एक फोटोग्राफ है जो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। हमारे पास 10,000 साल पुराना फोटोग्राफ है और वो एक जो केव पेंटिंग होता है। इन द केव पेंटिंग देयर इज ए सिस्टम जिसमें वो हेडगियर पहने हुए नायक खड़ा है, नायिका उसके पास आ रही है। तो इनके बाद भी प्रमाण मिलता है कि ये जो सर को ढकने की, इसको रखने की, इसके मर्यादा को उन्नत करने की परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो इन्होंने इस परंपरा को जिलाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात जो ये शायद नहीं कह पा रहे थे या कहना नहीं चाह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं आपको, एंड वी मस्ट से इन फ्यूचर। पालक मिथिला में 2 जात के लोगों ने अपने आप में इसमें अधिकार सा बना लिया था।
कि केवल कास्ट और ब्राह्मण पाग पहनेगा, केवल पुरुष पाग पहनेगा। ब्राह्मण भी तभी पाग पहनेगा जो जनेऊ की प्रक्रिया में आएगा, उससे पहले वो पाग नहीं पहनेगा। इन्होंने उसको पाग को की जो दास्ता थी, द स्लेवरी ऑफ पाग, इन्होंने उसको डेमोक्रेटाइज किया और इन्होंने उसको मुक्त कर दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब इफ यू हैव डन दिस। इन्होंने कहा कि ये जेंडर नहीं है, ये पाग तो अस्तित्व है, ये आइडेंटिटी है, ये कल्चर ग्लोरी है, कल्चर क्लेज है। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इट मस्ट बी रिटेन्ड, इट मस्ट बी वॉर्ड। इफ यू डोंट वेयर, यू डोंट बिलोंग टू बिरला, यू डोंट हैव लव फॉर योर कल्चर। सो द लैंड बिलोंग्स टू एवरीबडी, द लैंड बिलोंग्स टू एवरी जेंडर। डोंट compromise it with a specific gender, specific caste, specific community। उसको इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और जब आप इस प्रोसेस को करते हैं तो लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। ये पाग से भी हुआ है। अगर ये सही पैटर्न में हुआ तो एक नए विचारधारा की शुरुआत होगी, साहित्य में भी एक नया सृजन बनेगा और पाग से एक नया विधान बनेगा। अभी तो इतना ही। Thank you so very much.